नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। साथ ही कक्षा 8, 9 के लिए भी संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। आप यदि हमारे अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप YouTube चैनल मैथ सेल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं अर्थात इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यदि हम उसकी बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती स्टार्ट करते हैं। यदि हमें टेबल को, कुर्सियों को या अन्य वस्तुओं को काउंट करना है, गिनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिनती का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? जब वस्तुओं को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं और जिन नंबरों के द्वारा, जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर हमने उदाहरण भी लिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जो उदाहरण होती है, नंबर होते हैं, वो 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। बात कर लेते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उनको कैपिटल एन के द्वारा, अंग्रेजी के कैपिटल एन, बड़े अक्षर एन से हम उनको प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है नेचुरल नंबर जो होता है कैपिटल एन से, जो हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं वह एन से स्टार्ट होता है, इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं जिनसे हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिनसे हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट की, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको सबसे पहले हम बता दें, इंग्लिश में पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं कि यदि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर ले तो ऐसी संख्याओं का जो समुच्चय बन जाता है, ऐसी संख्याओं का जो समूह बन जाता है, वह हमारा कहलाता है पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और हमने यहाँ पर उदाहरण भी लिया है कि 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की संख्याएं जो थी वो हमारी क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं थी। और यदि हम इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया है तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू, जो हमारा अंग्रेजी का अक्षर डब्ल्यू है, उससे हम पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं और होल नंबर जो स्टार्ट होता है अंग्रेजी में वह डब्ल्यू से होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर से डब्ल्यू के कारण इसको हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती है, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं उनमें हमने क्या कर लिया? शून्य को और समाहित कर दिया तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ, हम बोलेंगे कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो हम बोल देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी समाहित होता है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य समाहित नहीं होता है, इसलिए हमारा यह आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। बात कर लेते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर हमने बात की है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं।
इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यदि हमने जो पूर्ण संख्याएं देखी, जो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही थी, यदि इन संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर ले तो ऐसा संग्रह जो होता है संख्याओं का, ऐसा संग्रह हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। तो यहाँ पर हम देखें, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्याएं कौन सी ऋणात्मक संख्याएं होंगी? जो वो हमने प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ली थी, ये सभी कैसी थी? धनात्मक थी। तो इनमें यदि हम ऋण का साइन और लगा लें तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर सभी अनंत तक संख्याएं क्या थी? हमारी पूर्ण संख्याएं थी। इनमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को और समाहित कर दिया तो ऐसा जो संग्रह है हमारा संख्याओं का, यह संग्रह कहलाता है पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने संख्या रेखा पर भी देखा होगा कि मिडिल में जो मध्य होता है वहां 0 होता है। संख्या रेखा में दाईं ओर जो होती है धनात्मक संख्या होती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। इसी तरीके से यदि हम शून्य के बाईं ओर की बात करें तो यहाँ ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2 और यहाँ पर अनंत तक इस तरीके से संख्याएं हमारी होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वह क्या होते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही हमें याद रखना है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको हम कैपिटल Z या I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि इंटीजर जो होता है I से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको I से भी प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ इसको कहीं कहीं पर हमें Z भी देखने को मिलता है कि जो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स नंबर होती है, उनको Z से भी प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम बात कर लें तो जो पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक का जो संख्याओं का संग्रह है, इसमें हमें 3 प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। एक तो धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, एक दूसरा शून्य मिलता है और तीसरा हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। तो शून्य है। यदि हम शून्य के दाईं ओर और बाईं ओर की बात करें तो यहाँ पर हमने देख लिया शून्य के जो दाईं ओर की संख्याएं हैं यह हमारी कैसी है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो शून्य के दाईं ओर स्थित होती हैं वह हमारी कहलाती है धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक। अब हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो शून्य के बाईं ओर की जो धनात्मक संख्याएं हैं यह हमारी कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो शून्य के दाईं ओर की सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो धन पूर्णांक होती हैं हमारी संख्याएं, शून्य के दाईं ओर की संख्याएं जो होती हैं वह धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इसको हम Z प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो Z है उस पर हम क्या कर देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस का चिन्ह क्या बतलाता है कि यह धनात्मक पूर्णांक है, या फिर I लिख के हम उस पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो वह दर्शाता है कि इस पे क्या है? ये धनात्मक इंटीजर्स है हमारे। तो उदाहरण में हमने क्या लिया? 1, 2, 3, 4। या फिर हम ऐसी भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक की कि ऋणात्मक जो पूर्णांक है वह क्या है। तो हमने देखा था कि शून्य के जो दाईं ओर की संख्या है वह हमारी पॉजिटिव है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम बात कर लें शून्य के बाईं ओर की संख्याओं की, तो जो शून्य के बाईं ओर की संख्याएं जो है वह है हमारी ऋणात्मक, नेगेटिव। तो नेगेटिव जो संख्या है उन संख्याओं के सम्मिलन को, उन संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर डेफिनेशन ली है कि शून्य के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और ऋण पूर्णांक जो होती है वह ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरीके से अनंत तक होती है। तो यह उसका उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं उनको हम Z के ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं, अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि जो इंटीजर्स है हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वह कैसी है? नेगेटिव है। या फिर I के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, हमने देखा था कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी।
और यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वह भी क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्णांक हो जाएंगी। यहाँ पर पूर्णांक हो जाएंगी। अब ये क्यों? हमने देखा था कि जो पूर्ण संख्याएं थी हमारी वह 0 से स्टार्ट होती थी, लेकिन जो पूर्णांक है उसमें 0 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं हैं, साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी हैं, और साथ ही हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की। हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी ले ली। साथ ही हम देखते हैं कि संख्या रेखा जो होती है हमारी, उसमें हमें संख्या जो देखने को मिलती है वह शून्य के बाईं ओर हमें ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2 इस तरीके से मिलती है अनंत तक, और शून्य के दाईं ओर हमें धनात्मक संख्या 1, 2, 3 और अनंत तक हमें देखने को मिलती है। तो क्या हम यह मान लें कि जो संख्या रेखा पर जो नंबर हमें दिखाई देती है केवल वही संख्याएं होती हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, अर्थात प्रत्येक दो नंबरों के बीच में अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। अब ये जो संख्याएं मौजूद हैं तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं की यदि बात कर लें तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। साथ ही जो P/Q के रूप में हम संख्याओं को व्यक्त करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्याएं अर्थात P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका जो हर है Q वह 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कि 2/3, तो 2/3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2/3 है, P/Q के रूप में लिखी हुई है संख्या। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि इसका जो हर है अर्थात 3 है, यह 0 नहीं है, उसका मान कितना है? 3। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। यह परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या है? तो परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप यह कहा जाता है कि यदि हम एक उदाहरण और देखें, जैसे कि हमने लिया 30/50, तो 30/50 में यदि हम देखें तो 30/50 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हमने P/Q के रूप में लिखा है, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें 30/50 को, हम इसको यदि सरलतम रूप में व्यक्त करें, अर्थात इसमें 30 में और 50 में हम 5 से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 बढ़ सकता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3/5। तो यही इसका कहलाता है सरलतम रूप, यही हमारा। तो यही जो है, यदि हम 30/50 को सरलतम रूप में व्यक्त कर दें, अर्थात हम इसमें क्या करें? 5 से भाग दे दें, 75, 30, प्रथम 50 और फिर से भाग, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 6/10। तो 6/10 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो हमें मिलता है 3/5। तो हमने क्या किया? जो 30/50 एक परिमेय संख्या थी, यदि उन संख्याओं में किसी संख्या का भाग जाता है तो हम उसको जब सरलतम रूप में व्यक्त कर देते हैं तो हमें इस प्रकार से सरलतम रूप मिल जाता है। और सरलतम रूप हमें तब प्राप्त हो जाता है जब दोनों संख्याओं का यदि हम HCF ज्ञात करें, यदि हम इन दोनों संख्याओं का P और Q का अर्थात 3 और 5 का यदि हम क्या करते हैं? HCF अर्थात महत्तम समापन निकालते हैं तो हमें 1 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें P और Q का महत्तम समावर्तक 1 होता है, ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी थी कि परिमेय संख्या P/Q में P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या HCF PQ का 1 है,
तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कहलाती हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि यदि हमने लिया कोई भी नंबर 24/6, तो 24/6 को यदि हम देखें तो ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौको 24, तो हमें आंसर क्या मिला? 4। तो 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 6 एकम 6 हुआ था। तो 4 यदि हम बात करें 4/1 को हम ऐसा 4 के भी लिख सकते हैं। तो यदि हम देखें कि जो 4 है वह क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और यदि हम प्राकृतिक संख्या में बटे में 1 लिख देते हैं तो यह क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि 4 और 1 का यदि हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और हमने यह भी देख लिया कि जो 4 है वह एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या का सरलतम रूप यदि P और Q का HCF अर्थात महत्तम समावर्तक 1 होता है तो वह हमारी कहलाती है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, या परिमेय संख्या भी हम कह सकते हैं। तो हमने इस प्रकार संख्या रेखा में देखा कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। तो साथ ही हम कहें यदि कुछ संख्याएं ऐसी हों जो कि परिमेय नहीं है तो फिर वो किस प्रकार की संख्याएं होंगी? तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार हमने देखा कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं भी उपस्थित होती हैं, साथ साथ वहां पर अपरिमेय संख्याएं भी उपस्थित हो सकती हैं या होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के साथ साथ अपरिमेय संख्याओं की, कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वह हमारी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा देखी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह हमारी परिमेय संख्याएं हैं, और जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वह हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। बात कर लेते हैं अगली संख्या पर। तो हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें हमने सबसे अंदर लिया है प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह 1, 2, 3 होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी, जिसमें 0 सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, हमने ये देख चुके हैं। साथ ही हमने यह भी देख लिया कि जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो 4 था उसके बटे में यदि 1 लिख दे तो यह क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। तो हम यदि बात करें 4, तो 4 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। तो 4 एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संख्या 4 है वह प्राकृतिक संख्या भी है, वह पूर्ण संख्या भी है, वह पूर्णांक संख्या भी है, और वह एक परिमेय संख्या भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, और सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? तो हम बोलेंगे यस, हाँ, कि सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वह हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब बात कर लेते हैं, और हमने यह भी देख लिया कि जो परिमेय संख्याएं नहीं है वह हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है, पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय नहीं है। तो हमने यह भी देख लिया कि अपरिमेय कौन सी होती है? जो परिमेय नहीं होती है, अर्थात इन संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं होती हैं वह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम
बोलते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? हमने यह देख लिया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय हमारी अलग थी। अब यदि हम यह कह दें कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसा संग्रह जो बनेगा वह हमारा कहलाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर में हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है वह भी होते हैं, और जो अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है जो इर्रेशनल नंबर है वह भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वह क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का क्या होता है, एक सेट होता है, या फिर कह सकते हैं एक क्या होता है, ग्रुप होता है, संग्रह होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन देखी, और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर आर, क्योंकि रियल नंबर जो होता है आर से स्टार्ट होता है, इसलिए वास्तविक संख्या रियल नंबर को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है। यहाँ पर यदि हम देखें कि एक ग्राफ बना सकते हैं इस तरीके से कि हमने यहाँ पर देखा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं की यदि हम बात करें, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी। और हमने यह भी देखा कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं थी। और हमने यह भी देखा कि सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं, और जो परिमेय नहीं है वह हमारी अपरिमेय है। और हमने यह भी देख लिया कि यदि हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लें, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लें, तो ऐसा संग्रह जो होता है हमारा कहलाता है वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाता है हमारा ऐसा संग्रह, वास्तविक संख्याएं। ऐसा संख्या हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में संख्या पद्धति के अंतर्गत उन समस्त प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने जाना जो कि गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपने YouTube चैनल मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।